पढ़ने में भी वक्त लगेगा। संजय, नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर संभल से है। हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी जिसमें सर्वे पर रोक की भी मांग थी और साथ ही साथ निचली अदालत में जो मामला चल रहा है उसको लेकर रोक की भी मांग थी। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका डाली थी। संभल जहां मस्जिद को मंदिर बताया गया था और इसी विवाद को लेकर हिंसा तक देखने को मिली थी। अब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक सुनवाई पर रोक लगाई है। इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका। हम देख रहे हैं हिंसा में जामा मस्जिद को जहां हरिहर मंदिर बताया गया था, सर्वे टीम पहुंची थी। दो पक्ष, दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए थे। बड़ी घटना देखने को मिली थी, हिंसा हुई थी और अब इस हिंसा के चलते पुलिस वालों की तैनाती बड़ी संख्या में आज तक भी है। यहाँ सामान्य करने के लिए हालात काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अभी भी सेंसिटिव चूंकि ये इशू है और मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका पर अब निचली अदालत में आगे की सुनवाई पर रोक लगाई है। 25 फरवरी तक के लिए ये रोक है। अब आगे 25 फरवरी को इस मामले पर जब सुनवाई होगी तब देखना होगा क्या मोड़ ये पूरा मामला लेता है। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका डाली थी। संभल जामा मस्जिद जिसे हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर कहा था और यहां पर सर्वे की मांग की गई। निचली अदालत के निर्देश पर ही यहां सर्वे टीम भी पहुंची थी। सर्वे टीम के पहुंचते ही, चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और इसी विरोध के चलते टकराव देखा गया था। प्रमोद कुमार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए, इंडिया न्यूज संवाददाता। प्रमोद, संभल जहां पर जामा मस्जिद का मामला तो है ही, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जो मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ी की खुदाई हो रही है, इन सभी के बीच में मुस्लिम पक्ष पहुंच गया हाईकोर्ट। अभी हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई है, ये कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो मुस्लिम पक्ष था वो पिछले दिनों हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट में बाकायदा अपील की गई थी कि संभल की जो जामा मस्जिद है उसका जो सर्वे रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक ना किया जाए। अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष गया था और आज जो कोर्ट है हाई कोर्ट, उसने निचली अदालत पर यानी रोक लगा दिया। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जो है यथायथ स्थिति जो है वो वैसे जैसे थी वैसे ही बनी रहे। तो निश्चित तौर पर देखिए पिछले दिनों संभल में हिंसा हुई, हिंसा के बाद गोलियां चली, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई और देखिए पुलिस के 39 पुलिस कांस्टेबल से लेकर 39 अधिकारी घायल हुए थे। पुलिस की कई सारी गाड़ियों को उस वक्त टारगेट किया गया था, गाड़ियां फूंक दी गई थी। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष था वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष से कहा था कि आप जो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं वो हाई कोर्ट जाकर रख सकते हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट पहुंचा था और हाई कोर्ट ने अब निचली अदालत उसकी जो कार्रवाई है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार अपील कर रहे थे कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो सार्वजनिक न की जाए, यानी निचली जो संभल की अदालत है वो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करे, तो इसी को लेकर ये लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने फिलहाल पूरे प्रकरण पर रोक लगा दी है। अब जिस तरीके के देखिए संभल के हालात है, उन हालातों को देखकर मामला लगातार चल रहा है। क्योंकि मैं बता दूं कि देखिए आज भी एएसआई की टीम संभल पहुंचती है और संभल में जो 500 वर्ष पुराना किला है उस किला का सर्वे किया जाता है और सर्वे में जिस तरीके से वो जो किला 500 वर्ष पुराना था और उस पर लंबे समय से रचना तमाम जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसको लेकर बाकायदा डीएम ने एक पत्र एएसआई को लिखा था और एएसआई की टीम घटना के बाद से लगातार सर्वे कर रही थी। तो आज फिर देखिए ये सर्वे की जो स्पीड है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी संभल में किसी एक जगह को लेकर ये विवाद नहीं है, अलग अलग जगहों को लेकर है। 1978 के दंगे भी आज याद आ रहे हैं। प्रमोद, आप रहिएगा। इस बीच रीना सिंह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। रीना जी, जिस तरीके से पूरा केस सामने आया अब तक, पहले संभल में जामा मस्जिद का जिक्र था, फिर एक के बाद एक मंदिर मिलने लगे, फिर वहां बावड़ी की खुदाई भी अभी जारी है। अभी प्रमोद बता रहे हैं कि एक और किला है जिसके लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। एक के बाद एक जो प्राचीन स्थल हैं उनको लेकर आवाज तो उठ रही है, लेकिन फिर बात यह कि विवाद होता है, दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। कानून क्या कहता है? देखिए, कानून अगर हम कानून के दायरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पहले ये समझना होगा कि जो कानून ने हक दिया है आम आदमी को और प्रशासन को, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा दायरा है दोनों के बीच में। अगर कोई भी आम आदमी संविधान के हिसाब से, संविधान के दायरे में किसी भी
धार्मिक जो भी एक रिलीजियस साइट है, मंदिर है, मस्जिद है, वहां पे सर्वे के लिए अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाता है तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास क्या ऑप्शंस है, वो न्यायालय में जाएगा। जैसे कि अभी पिछले कुछ वर्षों में ये चीजें सामने आई हैं, चाहे वो भोजशाला का हो, बनारस का हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि का हो, और अब यहाँ पे संभल का हो। पर यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसके पास वो सभी जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो संविधान ने उनको ऑटोमेटिकली दी हैं। और प्रशासन को, लोकल डीएम को किसी के भी आदेश की या परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी जिले के मजिस्ट्रेट को, डीएम को ये लगता है कि यहाँ पे कोई अतिक्रमण हुआ है या फिर ये जो जमीन जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक कोई और है पर प्रेजेंट में मालिक कोई और बना बैठा है, तो यहाँ पे ये जो एक कानून का दायरा और संविधान का दायरा और ताकत जो प्रशासन को और आम नागरिक को दी है, तो यहाँ पे हमें उस चीज को समझना होगा। और जैसा कि जो रोक लगी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 12 दिसंबर के आदेश में, केसेस की फ्रेश फाइलिंग की, ये जो ऐसे मंदिर मस्जिद के जो नए मुकदमे हैं उनको नया रजिस्टर नहीं किया जाएगा। कहीं पे न्यायालयों को ये बाधित किया है, स्टे लगा दिया गया है कि आप सर्वे का आदेश नहीं देंगे, कोई इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे। तो ये जो रोक लगी है, ये आम आदमी को रोक लगाई है, प्रशासन पे किसी तरह का कोई रोक नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रशासन का काम है कि अपने जिले में कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको ये पूरी पावर है, तो ये अपनी उस पावर का उपयोग कर रहे हैं जो संविधान ने दिया है। यानी आप कह रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर आता है कि कैसे इन चीजों को हैंडल करना है। अब 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी मैं यहाँ बात करनी चाहूंगी, क्योंकि ये आम जगह नहीं है ऐसे कि एक जगह थी, दूसरे ने कब्जा कर लिया तो उसे अधिकारी सुलझाएंगे। यहाँ मामला जब धार्मिक स्थलों को लेकर आ जाता है तो फिर चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट जिसका जिक्र अभी प्रमोद कर भी रहे थे, यूपी के संभल में पहुंची एएसआई की टीम 500 साल पुराने सौंधन मोहम्मदपुर के किले पर पहुंची है एएसआई की टीम, जहां पर एएसआई की टीम ने किले, प्राचीन कूप का जायजा लिया है। डीएम और एसपी भी यहां पर भ्रमण कर चुके हैं। इमारत के आसपास लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो जानकारी मिल रही है। ऐसे में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने एएसआई को चिट्ठी भी लिखी थी। डीएम की मांग पर ही आज गांव में एएसआई की टीम पहुंची है, जो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। यानी कि रीना जी जो अभी बात का जिक्र कर रही थी, रीना सिंह बता रही थी कि किसी भी जगह के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर डिपेंड करता है कि क्या हो। अब यहाँ पर डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी, आज एएसआई की टीम पहुंच गई है जांच करने के लिए। लेकिन रीना जी, 1991 का एक्ट क्या कहता है? देखिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक जगह का, धार्मिक इमारत का जो रूप 1947 में था, अगर कोई मंदिर था तो आप उसको मस्जिद में तब्दील नहीं कर सकते, अगर कोई मस्जिद था तो आप उसका कोई दूसरा जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको आप मंदिर में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये देखिए, और ये जो कानून आया था ये 1991 में आया था, जब बाबरी विध्वंस हुआ था 1991 में, उसके बाद ये कानून आया। और ये क्लियर ये कहता है कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी होता है कि भाई जो एक आम नागरिक जिसने एक याचिका लगाई है न्यायालय के समक्ष, वो ये कहता है कि हमें इसका रिलीजियस कैरेक्टर जानना है कि ठीक है, अगर जब 500 साल पहले विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने किसी मंदिर को विध्वंस करके वहां पे मस्जिद को खड़ा कर दिया, अंदर क्या है कि वहां पे शिवालय है या कोई जो उसकी जो अंदर की जो दीवारें भी है उनको तोड़ा नहीं गया, पर बाहरी दीवारों को मस्जिद का आकार दे दिया गया। अब वहां पे उस चीज को लेकर के किसी ने अगर याचिका दाखिल की है तो वो ये कह रहा है कि मुझे ये जानना है कि इसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। लेकिन रीना जी, जैसे मुझे जब ये खुदाई हो रही है संभल में, तो एक चीज मुझे याद आई, चंडीगढ़ में अभी पिछले ही दिनों में हादसा हुआ था जहां 3 मंजिल इमारत गिर गई थी क्योंकि उसके ठीक बराबर में बेसमेंट में खुदाई का काम हो रहा था। ये एक रीजन दिया गया, बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, ऐसा नहीं कि था कि पुरानी थी, लेकिन बराबर में खुदाई हो रही थी, इसलिए वो बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई, 2 लोगों की जान भी इसमें गई। अब जो संभल में लगातार खुदाई हो रही है, आपने कहा कि किसी इंसान का ये हक है कि वो उसके प्राचीनता को लेकर सवाल करे या फिर उसके अस्तित्व को लेकर सवाल करे कि यहाँ पर क्या था, मान लिया। लेकिन आपने कहा 1991 का एक्ट ये कहता है 1947 में जो चीजें जैसी थी वो यथास्थिति बनी रहे।
राम मंदिर उसमें एक एक्सेप्शन माना गया था, राम मंदिर को इससे अलग रखा गया था। अब ऐसे अगर देखें कई 100 साल पहले जब मुगल शासक आए थे, बहुत से मंदिर थे, तोड़फोड़ हुई, बहुत से मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और अब जो धार्मिक स्थल थे वो इसी तरीके से बदले गए। फिर तो ऐसे बहुत लंबी लाइन ही लग जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहूंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एएसआई प्रॉपर्टीज पे, जो एएसआई के अधिग्रहण में है और जो एएसआई संरक्षित प्रॉपर्टीज है उन पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में क्लियर मेंशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एएसआई के द्वारा अधिकृत किसी भी प्रॉपर्टी पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। प्रेजेंटली जिसमें श्री कृष्ण भूमि है और संभल की भी कई ऐसी इमारतें हैं या बहुत सारी ऐसी धरोहरें हैं जो प्राचीन धरोहर है हिंदू समाज की, जो एएसआई के संरक्षित है। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी चीज बताना चाहूंगी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बनाई थी। और ऐसा नहीं है कि जब कोर्ट के अंदर कोई याचिकाकर्ता एएसआई के से सर्वे की मांग कर रहा है तो तभी एएसआई सर्वे कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 18वीं शताब्दी से रेगुलर एएसआई जगह जगह सर्वे करता है और एएसआई की जो रिपोर्ट्स हैं वो वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। 1920 में कहीं पे सर्वे हुआ, मथुरा में सर्वे हुआ, बनारस में सर्वे हुआ, तो ये सभी एक पब्लिक रिपोर्ट्स हैं जो एएसआई के पास उपलब्ध है। ठीक है रीना जी, डिटेल में आपने हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई, उसके लिए शुक्रिया। प्रमोद आपका भी शुक्रिया ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।